सोनू बिहार का एकमात्र ऐसा गरीब छात्र नहीं है, बल्कि मेधावी छात्र और गरीब छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। बतौलाबाजी से या कुछ ऐसे मांग रखने से नामांकन शुरू हो जाएगा, तो उनके बारे में सोचिए। गरीबी तो है ही और मेधावी भी है, वैसे छात्रों के बारे में सोचिए। लेकिन बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है इस प्रोफेशन में, कि लोग आईएएस नहीं बनने का बात करें, कहे कि टीचर बनूंगा मैं, तब जा कर के बदलेगा। और नामांकन की बात तो आप हमेशा अखबार में देखते हैं कि इस बार भी तय हुआ कि प्रतिनिधियों के भी बाल बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, तो आईएएस के भी बच्चे वहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये तो कोरा कागज़ है। मैट्रिक वैसे लोगों को, मैट्रिक में भी वैसे लोग नहीं जो मेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते थे या आगे की पढ़ाई करके कुछ कर सकेंगे, वैसे नहीं। मैट्रिक 1500 में काम करने वाला मैट्रिक पास चाहिए था। समाज को निर्माण करने के लिए शिक्षक होते हैं, राष्ट्र निर्माता है, उसी पे इतना ज़्यादा जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी उनके दर्द को समझिए। वो तो ना एपीएल में है ना बीपीएल में है। मतलब नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी संस्था को गाली देने के लिए हर एक व्यक्ति खड़ा है कि ये गलत है, डॉक्टर गलत है, ग्राम सेवक गलत है, टीचर गलत है। सबसे बड़ी साजिश तो शामिल है सरकार अगर वेतन चपरासी से भी नीचे दे रहा है, 4000 रुपये हम टीचर बहाल किया, तो आपका उद्देश्य है कि आपसे चपरासी भी नहीं डरे। वो तो कहेगा कि तुम हमसे कम वेतन पाता है और आप हमारे ऊपर हुक्म चलाइएगा। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नालंदा के सोनू ने सरकारी शिक्षक और सरकारी स्कूल दोनों की क्षमता पे सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें शिक्षक का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको कि काफ़ी इस बात को लेकर के तकलीफ़ है। तो हम इस बात को समझने के लिए राजकीय सम्मान से सम्मानित हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसको ये किस नज़रिए से देख रहे हैं। अपना परिचय पहले बता दीजिए। मैं राजेश कुमार भारती, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिमजा भारत, नवादा जिला के एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। दरअसल ये सोनू नाम का जो चर्चा है, और इस चर्चा के बीच किसी को बदनाम करने का, एक संस्था को, एक समूह को, इससे द्वेष है और तकलीफ़ है एक बड़े आकार के समूह को, वह है शिक्षक समाज। तो मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा कि आखिर दर्द कहाँ पे है और लोग कैसे समाज को निर्माण करना चाहते हैं जिसमें ऐसे चीज़ों को इजाज़त देते हैं। जब कभी गुरु के महत्व को इतने ऊंचे आकृति दी जा रही थी और आज इतने नीचे डालने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में सोनू प्रकरण पे मैं बात करना चाहूँगा कि सोनू बिहार का एकमात्र ऐसा गरीब छात्र नहीं है, बल्कि मेधावी छात्र और गरीब छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। सोनू एक ऐसा बालक है जो पहले की स्थिति को, एक दूसरे संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हुए सरकारी स्कूल में नाम रखना और वहाँ के जो सुविधाएं हैं, छात्रवृत्ति, पोशाक, किताबें, ये सब का लाभ लेकर 2018 से जिस तरह से मीडिया में खबर है कि वो डीएम इंटरनेशनल स्कूल में नामांकित रहा है अब तक। तो ऐसे छात्र जो हमारे संस्कृति को नहीं समझ पाता है, सरकारी विद्यालय की स्थिति को नहीं समझ पाता है, वहाँ के टीचर को आदर कैसे कर सकता है? जब वहाँ के बातों को नहीं समझेगा, वहाँ के परिस्थिति को नहीं समझेगा, तो वो गाली देगा, बुरा बोलेगा स्कूल के प्रति। तो ये तो बहुत सामान्य बात है कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ध्येय रहता है उसका कि हम नीचा दिखाएं। चूँकि वहाँ पे मुझे उतने सफिशिएंट संसाधन नहीं मिला, टीचर अच्छे नहीं मिले, और वो प्राइवेट में इसीलिए गया कि यहाँ के टीचर में काबिलियत नहीं है, तो हमको पिताजी ने एक प्राइवेट स्कूल भेजा है। तो वो हमेशा व्यवहार उसी तरह का करेगा। दूसरा बात ये कहना चाहेंगे कि चर्चा है कि नवोदय में जाना चाहता है, सिमुतल्ला में जाना चाहता है, तो अच्छी बात है, शुभकामना देते हैं। एक गुरु जो होता है हमेशा अपने शिष्य को आगे बढ़ते देखना चाहता है। लेकिन गंभीर बात यह है कि समाज के ढांचा में बहुत सारे नियमावली है। उस नियमावली में मेधावी छात्रों को एग्ज़ाम पास करके सिमुतल्ला, सैनिक और भी कई ऐसे जगह है जहाँ पे जाने की व्यवस्था है। तो अगर उसमें टैलेंट है तो उसे एग्ज़ाम देना चाहिए था और उसमें पास करके जाना चाहिए था। अगर ऐसे बतौलाबाजी से या कुछ ऐसे मांग रखने से नामांकन शुरू हो जाएगा, तो उनके बारे में सोचिए। गरीबी तो है ही और मेधावी भी है,
वैसे छात्रों के बारे में सोचिए, अगर 100 सीटें हैं नवोदय में, तो उसमें अगर एक सीट भी अगर देते हैं ऐसे बात करने वाले लड़के को, तो जो एक सीट बर्बाद होता है एक मेधावी छात्र के लिए, उस गरीब के बारे में आप सोचिए कि उसमें तो टैलेंट था, उसको एक सीट मिलनी चाहिए थे, फिर एक इस तरह का मांग रखने वालों को क्यों? फिर सभी प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे जो है सरकार को जो बदनाम कर रहे हैं, वैसे बच्चे को ऐसी सुविधा देने की बात होगी, तो ये तो गलत परंपरा है। पहले तो हमारी संस्कृति को वो समझे। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके गार्जियन दोनों हमसे बहुत इतर है, बहुत अलग है। वो समझना ही नहीं चाहता है कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ बहुत ही कह लीजिए कि तकलीफ़ चल रहा है। शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है विद्यालय में, और संसाधन की भी कमी है। वैसे में हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पे जो बच्चे पहले क्लास में नामांकन होता है उसका आधार हम लोग टेस्ट नहीं रखते हैं कि बच्चा कितना टैलेंटेड है, पहले से उसको अल्फ़ाबेट वगैरह आता है कि नहीं, पहाड़ा याद है कि नहीं, ऐसा करके हम लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। उम्र देखना है और एडमिशन लेना है, चाहे उसको कुछ नहीं आता हो। कुछ नहीं आने वाले बच्चे को पहला क्लास में लेना है। पहले क्लास में क्या है सिलेबस? हिंदी पढ़ना है, गणित पढ़ना है, उसके एग्ज़ाम भी होने हैं, उसको पहाड़ा सिखाएंगे, अक्षर ज्ञान देंगे, तो अब तक तो दूसरे क्लास में चला जाएगा। फिर वही होगा दिव्यांगता की तरह, पीछे थोड़ा चलने जैसा, तो धीरे धीरे वो पीछे चला जाएगा और उसकी कमी का खमियाजा भी हमको भुगतना पड़ेगा। हालांकि सरकारी विद्यालय में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। तो एक तरफ तो वो अभी है, दूसरा हम कहेंगे कि टीचर की बात करते हैं तो सारे विषय के जानकार होने चाहिए। जिस तरह से सवाल किया जा रहा है, उमेश सर को अंग्रेज़ी नहीं आती है, अंग्रेज़ी नहीं आती, दीपक सर को अंग्रेज़ी नहीं आती है। ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्राइवेट में कुछ ज़्यादा सीख लिया है, कुछ जान लिया है, वो उस पर प्रयोग करना चाहता है। हो सकता है कि 2-4 बातें उनको कम आते हैं। बहाली प्रक्रिया भी थोड़े से यहाँ पे गलत रहा है, तो ये तो अमूमन मिल सकता है कहीं पे, लेकिन सारे विषय को एक शिक्षक जो 1 to 5 के लिए बहाल है, जिसको कि पूरे मिडिल स्कूल में प्रयोग किया जा रहा है और सभी विषय को पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, 5-5, 8-8 क्लास को एक शिक्षक अलग अलग विषय किस तरह से संभालता होगा, ये सबको भी दर्द को समझना होगा और कैसे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं ये भी देखना होगा। तो सोनू का जो ये पूरा प्रकरण है, इसको अगर आपको कहा जाए तो इसको आप किस रूप में समझते हैं? मैंने इसका स्टैंड क्या है या क्या चाहता है? देखिए, ये जो डिमांड है, ये हम पहले ही बोले हैं कि ये अतिक्रमण है। ये डिमांड किसी तरह का नहीं, ये प्रकरण जो है ये साजिश है सरकार के खिलाफ बोलने का, सरकारी शिक्षकों के खिलाफ बोलने का। सरकारी शिक्षक के जब उपलब्धि होती है, अभी हाल फिलहाल में पूरे गया प्रमंडल में शिक्षक ये एक विद्यालय हमजा भारत को मिला स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक ने किसी तरह से नहीं सराहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने मीडिया में वायरल हो रहे हैं ये बातें, कभी एक बात सराहा गया उन टीचरों के बारे में, वहाँ की व्यवस्था के बारे में? कैसे स्टैंड कर रहा होगा एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, किस तरह से व्यवस्था को कम संसाधन में अधिक संसाधन जुगाड़ किया होगा, इस पर तो कभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं मैंने देखा। न उनके वेतन पर कोई चर्चा मैंने देखा। किसी तरह का जब वीडियो बनता है तो शिक्षकों की बदनाम करने की जो बातें आती है, मैं पूछता हूँ कि डॉक्टर को भी 1,80,000 और 2 लाख वेतन है। वो अगर आप महीना में रोगी को जो देखता है सरकारी हॉस्पिटल में, उसकी संख्या को गुना कर लीजिए और देख लीजिए, भाग कर लीजिए और देख लीजिए उसको कि एक रोगी पर 10-10 हज़ार रुपया पड़ता है एक रोगी को देखने का सरकारी हॉस्पिटल में। उस पर कभी चर्चा नहीं होता है। ग्राम सेवक का कोई अटेंडेंस नहीं बनता है, ग्रामीण इधर उधर पूछते रहता है कहाँ मिलेंगे ग्राम सेवक से। ग्राम कचहरी का यही हाल है, नर्सों का यही हाल है, सारे जगह पर भ्रष्टाचार है, दिक्कतें हैं। मैं कभी वीडियो नहीं देखता उन बातों को उठाते हुए। आखिर क्या है जो समाज को निर्माण करने के लिए शिक्षक होते हैं, राष्ट्र निर्माता है, उसी पे इतना ज़्यादा जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी उनके दर्द को समझिए। वो तो ना APL में है ना BPL में है, उसको तो इस तरह का पैसा दिया है कि BPL में भी रहने नहीं दिया और APL में उसको जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो भी नहीं मिलता है। आधार बीच आधार में लटका हुआ, बीच आधार में लटका हुआ है। तो शिक्षकों की समस्या पर भी बात होनी चाहिए। तो और अच्छा, एक चीज़ और कि जो सरकारी स्कूल है और जो सरकारी शिक्षक हैं, तो इसके माने जो अभी तक ओवरऑल जो अभी जो स्थिति है उसको आप किस रूप में लेते हैं? वो सही है पूरी तरह से? उसको जो बच्चों की ज़रूरत है उस हिसाब से पूरा कर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक तो शिक्षक छात्र अनुपात यहाँ पे बहुत गड़बड़ रेशियो में है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। दूसरा है कि एक बैच जो सबसे शुरू में बहाली हुई
आपने सुना होगा शिक्षा मित्र के रूप में, तो ज़्यादातर जगह पे उनको टारगेट करते हैं ये लोग, उन्हीं को पकड़ते हैं। आप बताइए कि 1500 रुपया में काम करने के लिए कौन स्वीकार करेगा। मैट्रिक की योग्यता रखी गई थी, योग्यता भी बहुत ऊंची नहीं रखी गई। तो मैट्रिक वैसे लोगों को, मैट्रिक में भी वैसे लोग नहीं जो मेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते थे या आगे की पढ़ाई करके कुछ कर सकेंगे, वैसे नहीं। मैट्रिक 1500 में काम करने वाला मैट्रिक पास चाहिए था। तो कैसे क्वालिटी के लोग को आपने ढूंढा? तो वो यहाँ पे आए, काफ़ी मेहनत की। जो बंद था स्कूल कई वर्षों से, उसको खोला, साफ किया, बच्चों के वो जो जंक लग गया था आने का संख्या में, वो सारी चीज़ों को तोड़ा। और अभी कितना दायित्व के साथ विद्यालय में जो गतिविधि शुरू हुआ है उसमें उसका योगदान है। भले वो कम जानकार होते हुए भी जो दायित्व मिला उसको निभाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली के सरकार ने कई ट्रेनिंग दिया, विदेश तक भेजा, हमारे सरकार ने कहाँ दिया? उनको आप सशक्त कीजिए, अगर बहाल कर लिए, अगर उस लायक नहीं है तो उनको कहीं और एडजस्ट कीजिए। लेकिन हम मानते हैं इसमें सरकार की कहीं ना कहीं तो कमी है ना। हाँ बिल्कुल, सरकार की कमी है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों ने बहाल किया। शिक्षा मित्र दूसरे सरकार के टाइम में बहाल हुए, बाद में जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा भी पहल किया गया। और ट्रेंड शिक्षकों का भी बात मैं कर लेना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड टीचर आए शुरुआती दौर में, कि ट्रेंड को पहले बहाल करेंगे, कितने वर्ष के बाद बहाली हुई ये इसको याद कीजिए। अगर जो शिक्षक 20 साल नहीं बहाल हुए, 30 साल बहाल नहीं हुए और हल जोतने का काम करना शुरू कर दिए, कहीं होटल खोल दिए, उसको आपने कहा कि ट्रेंड है तो प्राथमिकता के साथ पहले उसको बहाल करेंगे, तो वो बेचारा तो उतने दिन जो उसमें और एनर्जी आना चाहिए था, सीखना चाहिए था, वो सीखा कहाँ? वो तो और पीछे चला गया। और उसको आपने अवसर दिया कि नहीं ट्रेंड वाले को पहले लेंगे, वो आया, लेकिन उसका प्रोफेशन चेंज हो गया था, उसकी आदत अलग हो गया था, उससे आपने काम लिया। तो ये दिक्कतें तो थोड़े बहुत आने ही हैं। तो अल्टीमेटली तो इसका असर तो बच्चों पे जाता है ना। हाँ, बच्चों पे जाता ही है, लेकिन जो बाजार लगा हुआ है प्राइवेट स्कूल के नाम पर, हम एक सवाल करना चाहते हैं आपसे कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें लिखा हुआ रहता है बड़े अक्षरों में इंग्लिश मीडियम का स्कूल, सीबीएसई पैटर्न का स्कूल। तो जब एक एक गांव में 10-10 खुल गया, ग्रामीण इलाके में भी ऐसे स्कूल खुल गए हैं, तो उसको भी प्राइवेट और सरकारी के साथ तुलना में खड़ा कर दिए हैं आप। हम कहते हैं कि जो नामांकन है उसमें प्राइवेट स्कूल में, उसकी संख्या तो होगी ही, आप 1 लाख 1 करोड़ कुछ संख्या में होगा आपके पास, तो वो क्या 10th तक जा कर के सीबीएसई बोर्ड दे पाता है क्या? फिर अगर वही 9वां में आकर के सरकारी विद्यालय के शरण में आता और बिहार बोर्ड देता है, तो आप ये जो बाज़ार नहीं, इसको मेला ही कहेंगे कि वहाँ सिर्फ देखने जाना है, देख करके रिटर्न हो करके फिर सरकारी संस्था के शरण में ही आना है। अगर 100% बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के नाम पर नामांकन कराएं हैं, तो उसका 100% ट्रांजैक्शन होना चाहिए अगले फेज़ में, और वो सीबीएसई बोर्ड देना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ और रहता है, एक सवाल और पब्लिक में भी रहता है कि जैसे कम वेतन में प्राइवेट स्कूल के टीचर अच्छा समय देते हैं स्कूल में बच्चों के साथ, और सरकारी स्कूल के टीचर को प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा पेमेंट मिलता है, सुविधाएं मिलती है, लेकिन उसके बाद भी वो समय नहीं देते हैं। तो इसको लेकर मैंने एक तरह से बच्चों के प्रति जिम्मेवार नहीं होते हैं। सभी के बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो एक मास में जो अवधारणा है, तो इस नहीं, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने चूँकि पूछा है कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसी को डाइवर्ट करते हैं कि वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं। ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं तो गैंगमैन नहीं निकाल पाते हैं। वो लोग खोले हुए हैं इंग्लिश स्कूल के नाम पे और प्राइवेट स्कूल खोले हुए। सरकारी जब स्कूल का टीचर बनने का भी मौका मिलेगा, क्या वो छोड़ देंगे? ये सवाल बनता है। दिल पे हाथ रख करके सोचिए, हम ऐसा नहीं कि हम फंसाने के लिए बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर उनको सरकारी टीचर बनने का मौका मिलेगा तो क्या वो नहीं बनेंगे? क्या परीक्षा में वो शामिल नहीं हो रहे हैं? ऐसा बात नहीं है, उनको भी यहाँ आना है, और किसी न किसी कारण से वो पीछे रह जाए, चाहे बहाली की प्रक्रिया अलग हो जिसमें दोष हो सकता है या उनका अपना क्वालिटी का दोष हो सकता है, हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सरकारी जो भी कार्यक्रम है उसमें जुड़ने के लिए, मतलब नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी संस्था को गाली देने के लिए हर एक व्यक्ति खड़ा है कि ये गलत है, डॉक्टर गलत है, ग्राम सेवक गलत है, टीचर गलत है। लेकिन बनने का जब अवसर मिलेगा तो सबसे पहले वहीं जाना चाहता है। हम भी सरकारी बनना चाहते हैं, तो फिर गाली क्यों उसको? इसलिए गाली। और मैं बता देता हूँ कि सोशल मीडिया पर जितने चर्चा में शामिल हो रहे हैं वैसे लोग ही हैं जो किसी कारण से टीचर नहीं बने, छूट गए, वैसे लोग की भी संख्या है। या खुद रोज़गार सरकारी नहीं मिल सका, वैसे लोग भी प्राइवेट की बात कर रहे हैं। प्राइवेट की बात करते हैं, मैं उसमें एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा कि अच्छा, ट्यूशन
क्या सरकारी स्कूल के बच्चे केवल ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं? आप इसको भी आप वास्तविकता देख लें। मैं तो देखता हूँ कि होमवर्क भी होता है जो प्राइवेट स्कूल का, वो कराने के लिए एक टीचर अलग से होते हैं या फिर अलग से ट्यूशन होता है। तो जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है तो फिर ट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? मेरा सवाल ये भी हो जाता है। नहीं, टीचर के बारे में है ना कि जो वाजिब लोग हैं, टीचर की बहाली में भारी अनियमितता की बात बिहार में रही है कि जो सही लोग थे, जो योग्य लोग थे, वो वंचित रह गए या वंचित कर दिए गए, और जो अयोग्य लोग थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे, पैसे पे या भी जो जिस भी कारण से, तो उनकी बहाली कर दी गई। तो ये भी तो एक बड़ा वजह रहा होगा ना। देखिए, जो प्रतिनिधि कल थे, जिनको मौका मिला तो वो अपने भाई भतीजावाद किए, और आज वर्तमान में जिसको नहीं मिला वो गाली दे रहे हैं। दो तरह के लोग हैं यहाँ तो पे। शिक्षा व्यवस्था, जो गिरती शिक्षा व्यवस्था के लिए जो शिक्षक और स्कूल जो अपने कटघरे में है, तो उसमें तो इन प्रतिनिधियों का भी बड़ा रोल है। हाँ बिल्कुल, प्रतिनिधि अगर देखिए, शिक्षा समिति का चुनाव होता है हमारे क्या, एक छोटा प्रतिनिधि है। तो चुनाव के पहले जो बातें होती है तो कहता है कि नहीं, परिवर्तन होगा, इस बार विद्यालय का कायाकल्प करने वाले हैं हम लोग। और फिर जब वो शिक्षा समिति का सचिव बन जाता है या अध्यक्ष बन जाता है तो फिर वही चलता है जो पुराने ढल रहा है। तो आप तो शुरू करते हैं, जैसे मुखिया बनना है तो कहते हैं कि हम बहुत बदल देंगे, फिर बनने के बाद वही करते हैं। तो मैं तो वर्षों से देख रहा हूँ, 42 साल हो गया मेरा, तो मैं यही देखा हूँ कि बनने से पहले बात करते हैं परिवर्तन का, लेकिन बनने के बाद तो फिर वही हिस्सेदारी की बात करते हैं। अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए जब दूल्हा ढूंढते हैं ना बिहार के लोग, तो वो देखते हैं कि वेतन किसका ज़्यादा है, सो नहीं, किसका इनकम, आउटी इनकम किसका ज़्यादा है। ऐसी मानसिकता यहाँ पर है। तो इस मानसिकता में आप जो ढूंढना चाह रहे हैं वो तो मिलना नहीं है। जब आपको मौका मिलेगा कि आप पारदर्शिता के साथ बहाल करें, आप ही पारदर्शिता नहीं करेंगे तो फिर तो गलती हो जाएगी। तो कहाँ से लाएंगे लोग? सब समाज के ही लोग हैं। जिस पर जिम्मेवारी देते हैं वही ऐसा करना चाहता है। तो कहने का मतलब है कि जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार है, जिसको मौका मिला वो चोर। तो ये तो मान लिया कि अब सैद्धांतिक बात है, लेकिन अब प्रैक्टिकली में अगर मान लिया जाए कि सरकार को कोई कदम उठाना हो तो क्या करना चाहिए जिसमें कि बुनियादी शिक्षा या भी जो भी शिक्षा है वो अच्छा तरीके से बच्चों को पहुंच सके? सबसे पहले तो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए। प्राइवेट और सरकारी दोनों का नियम एक हो, नियमावली एक हो, ड्रेस एक हो, भवन एक जैसा हो। इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाए कि इतने चीज़ें सरकारी भी होनी है तब सरकारी स्कूल खुलेगा। ऐसा नहीं कि हर टोला में एक स्कूल हो जाए, किसी तरह से खड़ा कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट वाले को ख़राब कर दिया जाए। मैं कहता हूँ कि प्राइवेट वाले जिसकी प्रलोभन की बात करते हैं, जिस टाई बेल्ट की बात करते हैं, जिस बिल्डिंग की बात करते हैं, वो बिल्डिंग आप भी ले आइए। आप कॉमन स्कूल सिस्टम में जितने शिक्षक वहाँ पे रखा गया उतने शिक्षक आप रखें। जो पुस्तकें वहाँ पर जिस तरह का सिलेबस आज के दौर में चाहिए वो आप लाएं। पुस्तकालय चाहिए, खेलने का, आर्ट सीखने का, ये सारे चीज़ों का गति, ये सारे टोला में जो स्कूल खुल रहे हैं उसके जगह पर पहले तो बहुत दूर दूर में विद्यालय हुआ करता था तो लोग जाते थे पढ़ने के लिए उतने दूर तक। अब दूर जाने से परेशानी नहीं, पढ़ाई ही नहीं होगी तो पास में रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो विद्यालय एक हो, गांव में एक हो या पूरे 4 गांव मिला के एक ही हो, लेकिन वो संसाधन पूर्ण हो और बिल्कुल टक्कर का हो, दोनों एक जैसा हो, कॉमन हो, दोनों में कोई कमी नज़र ना आए। और इसी नियम के साथ उसको भी मान्यता मिले, प्राइवेट को भी, और उसी नियम के आधार पर सरकारी भी स्कूल खुले। दोनों में कोई अंतर नहीं दिखे तभी कुछ किया जाए। शिक्षकों का चयन में क्या करना चाहिए? शिक्षकों का चयन में तो पहले से ही बहुत अब नियम बदल गया। आप बीएड करेंगे या टीचर ट्रेनिंग करेंगे तो एक एग्ज़ाम देना होगा, फिर टेट आपको पास करना होगा। तो 3-4 एग्ज़ाम लेकर के तो यहाँ तक आ रहे हैं। बस आपको तो सैलरी के बारे में भी सोचनी चाहिए कि जितना कम सैलरी आप देते हैं उसमें अच्छे क्वालिटी वाला लड़का क्यों एग्ज़ाम देना चाहेगा, क्यों बीएड करना चाहेगा, टीचर ट्रेनिंग क्यों करना चाहेगा। उसके जो कोर्स का जो फ़ी है वो काफ़ी महंगा है। अगर 1.5-2 लाख रुपया फ़ी दे करके इसमें आता है तो इससे अच्छा है कि दूसरे सर्विस की ओर हो जाएगा। तो आप पहले आकर्षण इस तरह का पैदा करें इस प्रोफेशन में, इज्जत इस तरह का। अभी दरोगा जब आता है स्कूल में तो हम लोग सर कह करके देते हैं, टेबल बैठिए, क्या समस्या आ गया गाँव में, वो बैठ करके बातें करते हैं। हम लोग जब थाना जाते हैं, ए मास्टर थोड़ा दूर रहो, वहाँ बैठो, तो ये तो सामाजिक समरसता नहीं हुआ, दोनों को प्रतिष्ठा समान नहीं हुआ। तो पहले तो आप ये सब चीज़ों को चेंज करें कि इतना उसको तवज्जो मिले कि नहीं ये पहले। तो गिरावट किस लेवल से, मैंने सरकार के लेवल से या शिक्षक के लेवल से? दोनों। सबसे बड़ी साजिश तो शामिल है सरकार। सरकार अगर वेतन चपरासी से भी नीचे दे रहा है,
4,000 रुपये हम टीचर बहाल किया, तो आपका उद्देश्य है कि आपसे चपरासी भी नहीं डरे, वो तो कहेगा कि तुम हमसे कम वेतन पाता है और अब हमारे ऊपर हुक्म चलाइएगा। तो इस तरह का तो व्यवहार आपने शुरू करवाया। फिर बाद में क्या हो गया कि समाज के दूसरे लोग भी देखा, वो लोग भी मास्टरवा कहने लगा, मास्टर से गुरुजी कहता था। वो सम्मान जो था वो लौटाने में समाज को भी चेंज करना होगा और सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार पे है। अभी वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है, कई गतिविधि से मैं वाकिफ़ हूँ कि कुछ शुरुआत किया है उन्होंने बदलने का, लेकिन बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है इस प्रोफेशन में कि लोग आईएएस नहीं बनने का बात करें, कहे कि टीचर बनूंगा मैं, तब जा कर के बदलेगा। और नामांकन की बात तो आप हमेशा अखबार में देखते हैं कि इस बार भी तय हुआ कि प्रतिनिधियों के भी बाल बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, तो आईएएस के भी बच्चे वहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये तो कोरा कागज़ है, व्यवहार में कुछ होता नहीं है। और ऐसे खिचड़ी वगैरह जो और बाकी कामों में जो लगाए जाते हैं, इससे भी कोई असर है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बातें हैं, ये सब रीमर फैलाया जाता है। हालांकि इसमें एक कमी मैं बात कर लेता हूँ, अगर मिड डे मील की बात करें तो उसमें 110 रुपया किलो अभी सरसों तेल का रेट उसमें है। आप समझ सकते हैं कि आप जब जांच में जाएंगे और कहेंगे कि एमडीएम में हमको 100% जितने उपस्थित है उतने के अनुसार से आप मेनू बनाइए, खाना बनना चाहिए या बच्चे की संख्या उतनी होनी चाहिए, तो आप कैसे कहते हैं 110 रुपया में किसी दुकान में अगर सरसों का तेल मिलता हो तो आप बताइए। तो आप जब जाते हैं विद्यालय में पदाधिकारी होते हुए, तो आप पहले ये सोचिए कि 110 में सरसों तेल नहीं आएगा तो हम सरसों तेल वाला गुणवत्ता की बात क्यों करेंगे। तो आप कैसे पॉलिसी तय करते हैं, ये सब पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो एमडीएम तो बच्चों को आकर्षण के लिए भी है, गरीब बच्चों को पोषण भी देने के लिए है, और निश्चित तौर पर इससे बच्चे आते हैं, संख्या में वृद्धि। आखिरी तौर पे अगर पूरे सोनू के प्रकरण पे अगर आपका 1-2 लाइन में अगर प्रतिक्रिया जाननी हो तो इस पे सोनू का स्टैंड को आप क्या कहेंगे? देखिए, सोनू के स्टैंड में ये कहना चाहूँगा कि अगर सच में प्रतिभा है तो वो अपनी प्रतिभा दिखाए, एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षाएं दे करके। और जो नेता लोग जो आ रहे हैं जिनके बातों में इस तरह का वायरल हो रहा है, वैसी बातों से दूरी बना करके रखे। एक आईएएस बनने वाला का जो गुण होना चाहिए बच्चे में, सीखने का, संयमता का, पढ़ने का, अध्ययन का, वो उसमें आना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि वो मेहनत करे और ये सब चीज़ों से दूरी बना करके वो कहीं भी रह के पढ़ सकता है, सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकता है। और जितनी बदनामियाँ भी हो रही है, सरकार की भी बदनामी हो रही है, ये प्राइवेट में रहते हुए सरकारी में नाम रख रहा है, इसकी भी बदनामी, ये सब चीज़ों से दूर रह करके ही कुछ हासिल कर सकता है। और गुरु को सम्मान देना ही होगा।